प्यारे प्रतियोगियों और जो भी विद्यार्थी जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से के दिमाग में कई विचार आ रहे होंगे। एक तो सबसे पहले विचार ये आ रहा है कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही जरूरी है। जान है तो जहान है। और दूसरी तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेज चल रही है और हम सब मोबाइल पर इधर उधर के बहुत सारे टॉपिक पर हर कोई पढ़ा रहा है। मगर इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि सरकारें एग्जाम करवाने की बार बार डेट दे रही है, मीटिंग्स होती है, फैसला कुछ भी नहीं होता। कांस्टेबल की भर्ती आई, एग्जाम की डेट आ चुकी है, एग्जाम होगा नहीं होगा, लोग सोच रहे हैं। नीट का कई मीटिंग्स हो चुकी है, फैसला सिलेबस जारी हुआ नहीं है। आप द्वंद्व की स्थिति में हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, आप इतने दबाव में हैं और इस दबाव की स्थिति के अंदर मेरा यह मानना है विद्यार्थियों, आप अपने आप के साथ नुकसान कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं और कई बार मेरे स्टूडेंट को कहता हूं कि आप मस्त रहिए, जो होना है वो होगा। मेरे कई स्टूडेंट कहते हैं साहब नौकरी कब मिलेगी, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कंप्लीटली निजीकरण की तरफ जा चुके हैं। एग्रीकल्चर के इस स्थिति से गुजर रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकारी नौकरियां पूरी तरीके से संक्रमण काल से गुजर रही है, एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रही है। और जब भी कोई फैसला सरकार लेती है तो हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि ये फैसला तो केवल कुछ लोगों को प्रभावित कर रहा है, हमारा इस पर क्या प्रभाव है। जैसे न्यू पेंशन स्कीम आई और न्यू पेंशन स्कीम को देखकर हमें यह लगता था, वास्तव में कई लोग इसलिए जनसाधारण इसलिए बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम से तो उन लोगों का लेना देना है जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं। उसके बाद सरकार ने कई पब्लिक सेक्टर यूनिट का निजीकरण किया। राजस्थान के अंदर बिजली, देश के अंदर आपको अच्छी तरीके से पता है, कहने की जरूरत नहीं है, निजीकरण हो रहा है। आप इच्छा सरकारी नौकरी की लेकर बैठे हुए हैं। जब सेक्टर ही नहीं रहेंगे तो सेक्टर के अंदर आपके पास नौकरियां कहां से रहेगी। और हम सोच रहे हैं, एक बंदा बैठा बैठे फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स जो भी हैं उस पर अपने कमेंट करना और अपने आप में ये कहना कि ये तो सरकारी सिस्टम भ्रष्ट है, इसलिए सरकारी सिस्टम से अच्छा निजीकरण है। पटवारी बिना रिश्वत लिए जमीन नहीं मापता, यदि कोई मापे तो बताए, मैं निजीकरण का विरोध करने लग जाऊंगा। क्या क्यों ये भ्रष्टाचारी होना, गलत होना, सही होना व्यक्तिगत मामला, ये व्यक्ति से पर्सनल मैटर। आप किसी व्यवस्था को गलत साबित नहीं कर सकते कि ये पूरी व्यवस्था आज तक हमारे देश सरकारी सिस्टम चल रहा था वो गलत है, और आप करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि आने वाला समय कैसा होगा ये कहने की मेरे लिए, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप ये समझिए, जब तक किसान का भला नहीं होगा किसी का भला नहीं होगा। जब तक हमारे युवा, देश में हम सबसे बड़ा सवाल देश में ये खड़ा करते हैं, हिंदुस्तान सबसे युवा देश है, पर आपको पता है युवा जो हैं वो तैयारी करना शुरू करता है 18 साल के अंदर। 10 साल के अंदर आप एक भर्ती कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं। भर्ती को कई स्थितियों से गुजरना पड़ता है, कोर्ट से गुजरना पड़ता है, भटकते भटकते जब वो नौकरी में जाता है तो नौकरी की उसकी उम्र 40-35 साल हो जाती है। और 35 साल के बाद आप योजना बना रहे हैं 50 साल पर उसको रिटायरमेंट दे दोगे, तो बताइए
आपने जो वास्तव में जो एनर्जी है उस एनर्जी को यूज कर पाए देश की कि नहीं कर पाए? और जो देश मेरी ख्याल से युवाओं की एनर्जी का सही उपयोग नहीं कर पाता है और अपने देश के विकास डेवलपमेंट के अंदर मार्गदर्शन नहीं कर पाता है, उनको लगा नहीं पाता है, उसकी युवा एनर्जी कोई काम की नहीं है। वो देश के लिए खतरनाक हो सकती है, वो देश के विकास में काम नहीं आ सकती। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मैं किसी सिस्टम पर सवाल खड़ा नहीं करता, मेरा किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी सरकार से किसी कोई लेना देना। हम एक सिस्टम के तहत रहते हैं, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आरपीएससी एग्जाम लेती है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। किसी भी स्टेट के अंदर पीएससी मेरिट निर्धारित करना और योग्यता की संरक्षक होती है, मेरिट निर्धारक होती है। और उसके अंदर पेपर बनाने वाले में यदि पेपर होने के बाद में 10 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल डिलीट हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं कि वो सवाल गलत है। उस स्टूडेंट के साथ क्या बीतती होगी जिसके 10 सवाल डिलीट हो गए, 15 सवाल डिलीट हो गए, 20 सवाल डिलीट हो गए, और क्या कहा जाता है ये सबके हुए। आप सोच, मैंने पिछली बार एक एग्जाम में अभी देख रहा था, पढ़ रहा था, एक सवाल आया था राजस्थान के गांधी कौन है, भोगीलाल पांड्या। कई सवालों आए, आरपीएससी की बात कर रहा हूं, सबसे बड़े इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, एक ऐसे संवैधानिक संस्था की बात कर रहा हूं जिसने इस सवाल को इसलिए डिलीट कर दिया कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। मुझे बताइए, भोगीलाल पांड्या राजस्थान के गांधी थे, इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्या है? राजस्थान की हिस्ट्री उसमें थी आउट ऑफ सिलेबस, जिसके कारण कई लोग ऐसे ही रहे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं सरकारें इन संस्थाओं के अंदर पेपर बनाने वाले एजेंसियां जो हैं वो कौन बना रही है? क्या उसमें आपके पास ऐसे परिपक्व मैच्योर प्रोफेसर्स नहीं है, इस प्रकार के मैच्योर टीचर्स नहीं है, इस प्रकार के मैच्योर कोई व्यक्ति नहीं है जो इस प्रकार से पेपर बना सके कि बाद में सवाल तो खड़े नहीं हो? यूपीएससी में कभी नहीं हुआ। और आरपीएससी में 48 सवाल, 50 में से यदि किसी पेपर में 40 सवाल, 30 सवाल डिलीट होते हैं, मैं कहता हूं ऐसे एग्जाम करवाना गलत है और उनके लोगों के साथ अन्याय है, इन युवाओं के साथ धोखा है। दूसरी बात, आप एड हॉक पर ले रहे हो, हर जगह पर एड हॉक पर भरने के बाद परमानेंट कर देते हो। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो मेहनती हैं, जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो तो रह जाती है। और जो पंच और सरपंचों के कहने पर राजनीतिक हस्तक्षेप से जो लग चुके हैं वो पैरा पर बन जाते हैं और उसके बाद में सरकार के स्थायी नौकरी पर पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, सरकारों में नौकरी के आने के बाद में आप लंबे समय तक प्रोबेशन से उसे गुजरना पड़ता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यूपी गवर्नमेंट 5 साल के लिए फैसला कर चुकी है। आप सोचिए, एक व्यक्ति को 5 साल तक सर्विस में आने के बाद वो प्रोबेशन में गुजरेगा और उसके बाद सरकार स्थायी करेगी कि नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। गुजरात में चल रहा है, राजस्थान में तो 2 साल का चल रहा है। कभी आपने सोचा है कि गलत है या सही है? आप सोचिए, जो बीत रहा है वो सबके साथ बीत रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ हो रहा है। आप एक बात सोचिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं। अभी स्टेट के ही ये फैसला कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि साहब हमारे स्टेट की सर्विस के अंदर हम केवल हमारे ही लोगों को नौकरी देंगे। अरे हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है क्या? हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 साफ साफ लिखता है, यदि किसी राज्य के अंदर मूल निवासी की शर्त लगाई जाती है तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। राज्य के विधानमंडल इस पर लॉ बना ही नहीं सकते। एमपी के गवर्नमेंट कह रही है हमारे यहां पर केवल हमारे लोगों को लेंगे। भाई साहब, आप हमारे देश के, मैं ये मानता हूं कि ऐसी बातें करना देश के साथ क्या है मुझे नहीं पता, मैं कह भी नहीं सकता। अगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं आप इस प्रकार की गवर्नमेंट लोगों युवाओं को क्यों पथभ्रष्ट कर रही है, क्यों भ्रमित कर रही है। आप जब ये फैसला ले ही नहीं सकते, आपके पास ये अधिकार ही नहीं है, आप ऐसा कानून बना ही नहीं सकते, ऐसे नियम निर्धारित कर ही नहीं सकते। क्यों? आप इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये मामले कोर्ट में अटके रहे। कोई भर्ती कोर्ट में जाए बिना नहीं रहती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भर्ती सिस्टमेटिक तरीके से जो आपका सिस्टम है वो करवा ही नहीं पाता है, समय पर उसे निपटा ही नहीं पाता है, समय पर उसे नियुक्ति मिल ही नहीं पाती है। आप एग्जाम 2017 में करवाते हैं, नियुक्ति 2025 में देते हैं। कम से कम सोचिए उन लोगों के साथ क्या बीतती होगी जो इंतजार में 10 साल तक गुजार लेते हैं।
5-5 साल तक गुजार देते हैं। फिर ये गुजारिश है कि जो सिस्टम है वास्तव में क्वालिटी और गुणवत्ता को खासी जगह दी जाए। आप इस प्रकार से पेपर सेट करें, ऐसी संस्थाओं को पेपर दें ताकि आउट नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेपर आउट होने की। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, सरकारी पर भी, और उनके अंदर पेपर आउट होते हैं, बिकते हैं, मामले दर्ज होते हैं, उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं, मामले खत्म। लोग नियुक्ति करते हैं, सर्विस कर लेते हैं, मामले चलते रहते हैं। आप सोचिए, मेरा ये एक साधारण सा व्यू है, किसी के फेवर का नहीं है, किसी का एंटी का नहीं है, किसी का मैं विरोध नहीं करता, मगर मैं ये मानता हूं कि इन प्रतिभाएं जो हमारी युवा है, वास्तव में जो हमारी गुण क्वालिटी है, उस क्वालिटी को सही जगह दो, उसको टाइम पे अपना जो देश के लिए जरूरत है वहां पर इनको रोजगार मिले। उन लोगों को यदि सही यूज करोगे तो ये सही जगह पर होगा। हाँ, कुछ चीजें प्रॉब्लम्स होती होगी, मगर इन प्रॉब्लम्स के समाधान, एक साधारण सी प्रॉब्लम आप इसलिए फंसा के छोड़ देते हैं ताकि वो भटकते रहे। एक आपका पैटर्न फिक्स होना चाहिए सरकार का, मेरा ये मानना है पूरी तरीके से पैटर्न फिक्स होना चाहिए। हर साल एक तरह से शेड्यूल फिक्स के अंतर्गत भर्ती निकलनी चाहिए, उस भर्ती के तहत उनके अपॉइंटमेंट होना चाहिए, एग्जाम टाइम पर होना चाहिए, और एग्जाम के बाद राजनीति आरपी एग्जाम करवाने के अंदर भी होने के लिए भी आंदोलन, और बंद करवाने के लिए भी आंदोलन, उसको खत्म, एग्जाम को आगे खिंचकाने के लिए आंदोलन, और कहते हैं साहब लोगों की मांग है। अरे भाई, भीड़ की मांग नहीं, आप अपना शेड्यूल फिक्स करिए और फिक्स शेड्यूल पर एग्जाम कराइए, कोई विरोध नहीं करेगा। किस बात का विरोध है? यूपीएससी का एग्जाम होता है, मैंने कभी नहीं देखा कि आप यूपीएससी के एग्जाम, आईसीएस के एग्जाम को आगे खिंचकाओ, इस बार हम तैयारी नहीं कर पाए, कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि शेड्यूल फिक्स है, अगले साल फिर आएगी। और यहां आप सब देख रहे हैं, किसी भी स्टेट की बात ले लो, ये किसी स्टेट विशेष की बात नहीं है, ये सब जगह ऐसी व्यवस्थाएं चलेगी। मैं आपको मानता हूं, आपका विश्वास जो है पब्लिक, विश्वास ढीला हो जाएगा, और जितना विश्वास ढीला होगा उतना लोकतंत्र कमजोर होगा। लोगों का कितना विश्वास रहा है पॉलिटिक्स में, कितना विश्वास कितना रहा है, सब जानते हैं। और इस विश्वास को सुदृढ़ करना है तो गुजारिश ये रहेगी कि वास्तव में समय पर एक शेड्यूल, जो संस्थाएं हैं, वास्तव में जो भले कानूनी संस्था है, स्टेट बॉडी है, चाहे भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो समय पर बहुत अच्छी तरीके से काम करवाएं, समय पर लोगों को जितना, मैं नहीं कहता कि भर्ती निकले, मगर जितना वो अपने टाइम पे पूरी हो जाए, अगली भर्ती का शेड्यूल फिक्स रहे, हमारे युवा आगे से आगे ऐसी तैयारी करते रहे, आगे से आगे जाते रहे। एक मामला चल रहा है रीट में 30% वाला यूनिवर्सिटी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, 30% आप बीए के मार्क्स को वेटेज दे रहे। पहले तो ये बताइए, तो बीए के एग्जाम लेने वाली बैचलर डिग्री जो है, उसका एग्जाम लेने वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसके सभी के स्टैंडर्ड इक्वल है क्या? सभी में एक जैसे स्टैंडर्ड है क्या? एक यूनिवर्सिटी उसी स्टूडेंट को, ऐसे उसी के स्टूडेंट को 60% देती है, एक को 90 देती है, एक को 60 देती है, एक को 45 देती है। एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग अपने अपने यूनिवर्सिटी के अपने स्टैंडर्ड है, तो आप सभी यूनिवर्सिटीज की मार्कशीट को एक ही खाके में कैसे डाल सकते? इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना 30% मानता हूं, कोई वेटेज नहीं, किसी प्रकार का वेटेज नहीं होना। जिसका कंपटीशन एग्जाम के अंदर अपनी मेरिट है, मेरिट साफ सुथरी बने, और उस मेरिट के हिसाब से जिस कैटेगरी है उनका पूरा उनका फायदा मिले, जैसा फायदा मिलना चाहिए वैसे मिले, और उनको टाइम पे अपना काम हो जाना चाहिए। ये 30% का ढकोसला, मैं आपको बताऊं, VMOU एक ओपन यूनिवर्सिटी, उसके अंदर पढ़ने वाला स्टूडेंट 80% 70% तक मैंने देखा है बना लेता, जबकि कोई MDS यूनिवर्सिटी का है, या मान लीजिए कोई JNU का है, या कोई JNV का है, उस स्टूडेंट के वो उससे ठीक होते हुए भी, उससे अच्छी तरीके से इंटेलिजेंट होते हुए भी, वो व्यक्ति 45 या 50% ला पाता है। एक ने 70 ले आया, एक ने ले आया 50 लाया। 50 वाला क्वालिटी में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अलग अलग है, मार्किंग का सिस्टम अलग अलग है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, एक सीधी सी बात है रेगुलर यूनिवर्सिटी है, तो फर्क तो होगा ही होगा। और आपने सभी को एक ही खाके में डालकर उनका सभी का एक ही मैच कर रहे हो।
और विद्यार्थी कह रहे हैं साहब हमारा वेटेज, ऐसा नहीं। बाकी तो जैसे एक सिस्टम है, सवाल खड़े करना किसी पर बहुत आसान होता है, मगर उसको फॉलो करना बहुत हार्ड होता है। हाँ, देश की वर्तमान स्थिति के अंदर जो आर्थिक स्थिति है उसमें मानता कि प्रकार का हम काम नई भर्ती करवाना या अपॉइंटमेंट देना वित्तीय भार को सहन करने की जो है वो नहीं लगता नहीं है, और हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। अभी जो स्थिति चल रही है उसके साथ चलना चाहिए, परंतु कोई भी जो सिस्टम है, जो एग्ज़ाम है, वो बहुत ही युक्तिसंगत तर्कसंगत तरीके से उचित और योग्यता मेरिट बेस्ड होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए और एक अच्छी व्यवस्था के तहत एग्ज़ाम करवाने चाहिए। हमें जितने भी प्राइवेट सिस्टम के तहत हम करवा रहे हैं, ये मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है, विद्यार्थियों के कम से कम हित में नहीं है। मैं तो लास्ट में जाते जाते आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, यदि हम खुद अपनी बात को जायज तरीके से कहना सीख लेंगे और उसे रखना सीख लेंगे तो हमारे फेवर में फैसला होगा। और बहुत जल्दी विद्यार्थियों जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहिए, अच्छी मेहनत करते रहिए। हम आपको केवल शुभकामनाएं दे सकते हैं अभी इस स्थिति के अंदर। और जो क्लासेज आपके सामने आ रही है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं कि आप ऑनलाइन क्लासेज लेने को कहते हैं और हम ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। लास्ट में यही कहूंगा, इल्मिता समझते हैं तकरीरों से बदलता है जमाना, सियासतें कहती है नारों से बदलता है जमाना, हाकिमों ने फरमाया है हुक्मनामों से बदलता है जमाना, कातिबों ने लिखा है कायदों से बदलता है जमाना, पर मिजाज जहां बदलने को ये काफी नहीं होता, नसीहत देने वाले बदले तो बदलता है जमाना। जय हिंद।